Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। बच्चों हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम लोग बच्चों आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर देने का ट्राई करें और फिर आंसर को देखें कि करेक्ट क्या है, क्या मैं करेक्ट आंसर लिख पा रहा हूँ। सो द क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द 3 पॉइंट चार्जेस। द 3 पॉइंट चार्जेस हैं ABC और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है वो आपको यहाँ पे दी हुई है कि ये ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस बन रही है। विच चार्जेस आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले ए वाले पार्ट का हम आंसर लिखते हैं, विच चार्जेस आर पॉजिटिव। तो बेटा हम जानते हैं बच्चों कि जिस चार्ज से लाइंस निकलती है वो पॉजिटिव होता है और जिस चार्ज पे लाइन जाके टर्मिनेट होती है वो नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइंस ए वाले से लाइंस बाहर आ रही है और यहाँ सी वाले से भी लाइंस बाहर आ रही है। तो ए और सी तो बच्चों पॉजिटिव होगा क्योंकि ये लाइंस इमिट कर रहे हैं और जो लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा ए एंड सी, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। विच चार्ज हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई। क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा चार्ज सबसे बड़ा होगा और क्यों होगा। तो बच्चों हम एक चीज़ ध्यान रखें कि चार्ज के जब बड़ा छोटे की बात आती है कि चार्ज बड़ा या छोटा, तो फिर हमें साइन पे ध्यान नहीं देके उसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना होता है। जैसे बच्चों -5 कूलाम जो है ना और +2 कूलाम को कंपेयर करें तो बड़ा चार्ज -5 ही है, +2 नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है, मैथमेटिकली तो +2 बड़ा होता है -5 से। बट बेटा ये मैथमेटिकली होता है, फिजिकली नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस माइनस दिख रहे हैं ना आपको, ये जो प्लस माइनस साइन और प्लस साइन ये सिर्फ चार्ज की नेचर को बता रहे हैं कि चार्ज 2 टाइप का होता है, अपोजिट नेचर का होता है। ये चार्ज की स्ट्रेंथ को नहीं बता रहे हैं। स्ट्रेंथ का पता चलता है उसकी वजह से जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर -5 वाला होगा उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और 2 वाले का फील्ड वीक होगा। मतलब लाइंस जो बनेगी वो -5 वाले की ज़्यादा बनेगी और 2 वाले की कम बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जब भी बड़ा छोटा बताना होता है तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही देखा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का बच्चों जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या तो बच्चों कोई चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर का होगा तो लाइंस उससे वहाँ से स्टार्ट होगी और अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव हुआ तो लाइन वहाँ टर्मिनेट होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, या तो वो इमिट करेगा, इमिटेड में कैसा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इमिट करेगा, और एब्सॉर्ब्ड बाय द चार्ज। अगर चार्ज का नेचर कैसा हुआ नेगेटिव तो वो लाइंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा नंबर ऑफ लाइंस इधर इमिटेड फ्रॉम द चार्ज और एब्जॉर्ब्ड बाय द चार्ज, उसके सीधा सीधा बच्चों ये प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जिस चार्ज से ज़्यादा लाइंस चाहे इमिट हो रही हो चाहे एब्जॉर्ब हो रही हो वही बड़ा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस इसमें कम बनाई हुई है
इस पे भी कम है। सबसे ज़्यादा लाइंस तो इसमें है, क्योंकि इसमें देखो ये सारी लाइंस इमिट भी हो रही है, इधर भी इमिट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा लाइंस बनाई है उन्होंने हमारे लिए सी चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब सी चार्ज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ज है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस फ्रॉम सी इज़ ग्रेटर देन, अभी यहाँ पे भी देखें 3 एंड ये 3, अब कितनी लाइंस हुई 6 एंड 1 7, और अगर यहाँ पे देखें तो 3 और 1 4 और 3 7। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ लाइंस के हिसाब से एग्जैक्टली बोले ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसके लिए 7 लाइंस बनाई है और इसके लिए भी 7 लाइंस बनाई है, तो इसका मतलब ये ए और बी तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सी इनसे बड़ा है। तो जो है एग्जैक्टली जितनी लाइंस बनाई है उसके हिसाब से हम देखें तो सी सबसे बड़ा है, और यहाँ पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू नंबर ऑफ़ लाइंस बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो ए है, चार्ज जो सी है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, और क्यू ए क्यू बी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मैग्नीट्यूड वाइज बेटा कंपेयर किया जाता है हमेशा, नेचर को नहीं देखेंगे। तो हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया, आंसर सीधा सीधा हो गया सी। और क्यों हो गया, तो ये लॉजिक हमने, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। चलो अब इससे आगे वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। थोड़ा बच्चों कभी कभार ये बाहर का नॉइस आ जाता है, सो इग्नोर इट। चलते हैं बच्चों, तो सी पार्ट पे चलें हम। तो चलो सी पार्ट का आंसर लिखते हैं। तो सी में देखो बच्चों हमें क्या बोला है, इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो एंड जस्टिफाई योर आंसर, कि कौन से रीजन या कौन से रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, और उसके पीछे का लॉजिक भी आपको देना पड़ेगा। तो बेटा देखो इसका आंसर हम क्या देंगे। इसका आंसर अगर हम देखें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इसमें क्या होता है कि लाइंस प्लस से निकल के माइनस पे जाती है। ऐसे हम बनाते तो लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस है, बट होती तो लाइंस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, बट हम क्या करते हैं चार्ज के वैल्यू के हिसाब से कम ज़्यादा बनाते हैं ताकि हमें समझ आए कि कौन सा पावरफुल है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप देखेंगे बच्चों कि पूरे के पूरे 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है बच्चों। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि कहीं भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं मिलने वाला है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो आ जाए। कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब जगह एग्जिस्ट करेगी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल एग्जिस्ट एट एवरी प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर आप इस जगह पे भी देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखना चाहेंगे तो इस जगह पे क्या होगा, इस प्लस वाले कारण अवे होगा, माइनस के कारण टूवर्ड्स होगा। अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, जहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हमें ज़ीरो मिल जाता है बच्चों, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो आप कहीं पे भी लाइंस बनाएं, अगर इस तरह से मैं लाइंस बनाऊँ, लेट से इस तरह से मैं लाइंस ड्रॉ करूँ ये, तो मुझे हर लाइन पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मुझे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं मिलने वाला है, न्यूट्रल पॉइंट मुझे कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो 2 चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो देयर विल नॉट बी एनी न्यूट्रल पॉइंट। कभी भी बेटा हमें यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। वी विल नेवर गॉट ए न्यूट्रल पॉइंट। जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो ऐसा कभी नहीं मिलने वाला। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, लेट से आप यहाँ पे लेते हैं तो प्लस के कारण इधर होगा, माइनस के कारण इधर होगा, तो फिर नेट इधर आ जाएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर 2 चार्ज सिमिलर नेचर के होते हैं, सो अगर यहाँ पे एक प्लस ले लें और दूसरा भी प्लस ले लें, तो ये वाला प्लस मान लो थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा प्लस ले लिया हमने, 2 प्लस हमने बच्चों ले लिए यहाँ पे, ये वाला प्लस थोड़ा बड़ा है
मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, देन यू विल फाइंड क्या मिलेगा बच्चों आपको, आपने कैलकुलेशन करी होगी कि दो सेम चार्ज है, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला माइनस हो ये वाला माइनस हो, मतलब यहाँ पे अपोजिट नेचर है, तो अपोजिट नेचर में क्या हुआ कि आपको न्यूट्रल पॉइंट मिला ही नहीं। सो अपोजिट नेचर जब भी होगी नो न्यूट्रल पॉइंट, आपको कभी भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। मतलब न्यूट्रल, अब क्वेश्चन दिमाग में आता है व्हाट इज़ न्यूट्रल पॉइंट, तो यहाँ मैंने ये डाल दिया है कि जहाँ फील्ड ज़ीरो होता है। तो जब अपोजिट नेचर होगी बच्चों तो कभी भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा इन चार्जेस के सराउंडिंग में जहाँ पे फील्ड का वैल्यू ज़ीरो हो। ज़ीरो सिर्फ एक जगह पे होगा, इनफाइनाइट पे, बाकी इनके आसपास कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये जो बड़ा वाला चार्ज है ना, इसके पास में देखो एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी बड़े वाले चार्ज के पास में, और हम इनको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। तो होगा क्या बच्चों, ये जो बड़ा वाला चार्ज है ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और बड़ा होगा, और ये जो छोटा वाला चार्ज है ना, इसके कारण इधर होगा और उतना हो जाएगा जितना इस बड़े वाले का है। अगर मैं इसको Q1 बोलूँ, इसको Q2 बोलूँ, तो E1 E2, ये E2 हो गया और ये E1 हो गया, ये बराबर आ जाएंगे। तो अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के बेटा चार्ज हैं, सो वी गेट न्यूट्रल पॉइंट नियर चार्ज ऑफ लार्ज वैल्यू। तो अगर हमारे पास में मान लो ऐसा है कि अगर चार्जेस की नेचर ही अपोजिट है, तो हमें क्या होगा बच्चों, वी विल गेट अ न्यूट्रल पॉइंट। कहाँ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा किसके पास में मिलेगा, बड़े वाले के पास में मिलेगा। तो अब ये हमने कंसेप्ट समझे बच्चों कि क्या होगा। अब इसके अंदर आप देखें तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस का यूज़ क्या आखिर, जैसे अब ये वाला जो है लाइंस का यूज़ क्या होता है, यहाँ पे हमें ये दोनों फील्ड्स का सम अपने को E1 + E2 = 0 मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम हम P रख देते हैं जैसा उसमें। तो हमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा 0 मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट P पे। तो P पॉइंट पे हम वी विल गेट ए 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, मतलब ये हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम क्या है, ये जो लाइंस हम बनाते हैं, ये जो लाइंस हम लोग बनाते हैं, ये वाली लाइंस, इनका काम क्या है, इनका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। जहाँ जहाँ लाइंस होगी बेटा वहाँ वहाँ फील्ड होगा। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस के होने की संभावना है, जरूरी नहीं हर जगह ड्रॉ की जाए, बट जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को बताना और ये बताना कि कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पे बेटा कम है और किधर है, ये काम होता है इलेक्ट्रिक लाइंस का। तो अगर मान लो कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करने की अगर बात भी आ जाएगी, तो जब मैं लाइंस को ड्रॉ करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि प्लस के कारण लाइंस निकलती है। तो जैसे ये लाइंस यहाँ से निकली, ठीक है, फिर मैंने एक लाइन जैसे यहाँ बनाई, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगा, यहाँ इसकी जब लाइंस बनाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना दूँगा कि ये पॉजिटिव है तो इसके कारण लाइंस ऐसे निकल रही है। बट अल्टीमेटली एक बात का ध्यान रखें, ये P पॉइंट पे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। मतलब दिस इज़, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो फील्ड 0 है, तो यहाँ कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ये न्यूट्रल स्पेस है, यहाँ फील्ड नहीं है, तो ये लाइंस आप बनाएं, बट यहाँ पे P पॉइंट पे जहाँ फील्ड 0 है वहाँ पे नहीं बना सकते अपन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 0 फील्ड तब कहाँ मिलता है, दो सिमिलर चार्जेस
के वजह से मिलता है और बड़े वाले के पास मिलता है। अब जब 3 चार्ज हो जाएंगे तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो कंसेप्ट तो हमारे समझ में आ गया। अब हमें एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है, तो ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो ये बेटा जो डायग्राम है, इससे अब कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ज़रा इस डायग्राम पे फोकस करते हैं बच्चों। तो पहली चीज़, अब हम आंसर लिख रहे हैं। तो बेटा सी से लाइंस निकल रही है, तो सी कैसा है, सी पॉजिटिव है। ए से लाइन निकल रही है तो ए भी पॉजिटिव है, और बी पे लाइन जाके ख़त्म हो रही है तो बी नेगेटिव है। तो हमने देखा कि अपोजिट नेचर नॉन न्यूट्रल पॉइंट, सो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ आपको कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं इनको यहाँ पे एक लाइन से ज्वाइन भी कर दूँ तो इस लाइन पे तो आपको कभी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो बी एंड सी हैव सेम नेचर, हैव B and C have same nature, so we will not get any neutral point. Between B and C। ठीक है, तो B और C के बीच में तो हमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला है, यहाँ तो फील्ड ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अब A और C के बीच में अगर हम बात करें तो C सबसे बड़ा वैल्यू का है, तो अगर मैं इनको ज्वाइन भी कर दूँ ऐसे, तो अगर C लार्जर वैल्यू का है तो न्यूट्रल पॉइंट हमें C के पास ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम जैसे लेट से एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो सी के ज़्यादा थोड़ा पास है। अगर ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया तो सी की वजह से फील्ड किधर होगा, इधर होगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी। बी ए कैसा है, तो ए हमारे पास में ए का जो नेचर है, ए का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, तो ए के कारण इधर होगा। और बी नेगेटिवली चार्ज है तो बी के कारण टूवर्ड्स द चार्ज होगा, टूवर्ड्स द चार्ज ऐसे होगा। तो अब जैसे यहाँ पे फील्ड हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा, तो फिर हम कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जहाँ पे, जैसे लेट से मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने एक पॉइंट ले लिया इस जोन के अंदर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो ए के कारण फील्ड इधर होगा, और सी भी पॉजिटिव है तो सी के कारण इधर होगा, और बी के कारण इधर होगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अच्छा, पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि अभी हमने ए के पास लिया, अगर मैं सी के पास ले लेता हूँ, लेट से ये पॉइंट हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं सी के पास। सी के पास हमने एक पॉइंट ले लिया, तो अब इस पॉइंट पे जो सी है उसका फील्ड इधर होगा, जो ए है उसका फील्ड इधर होगा, और जो बी है इसका फील्ड इधर होगा। पर दूर है बी, छोटा भी है तो कम ही होगा, सबसे ज़्यादा फील्ड तो सी का ही होगा। तो मुझे यहाँ चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम ए की बात करें तो ए के पास में मैं कोई पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ए के पास में बेटा एक पॉइंट कंसीडर कर लें, ये वाला। तो यहाँ पे ए का फील्ड किधर होगा, इधर होगा। सी की वजह से पॉजिटिव है तो इधर होगा, बी का नेगेटिव है तो बी की तरफ होगा, तो इधर चांसेस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बड़े डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं आपके पास। अब ज़रा यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, तो सी के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, ए भी पॉजिटिव है तो अवे होगा,
पर ए के पास पॉइंट ले लिया हमने, और बी नेगेटिव है तो इधर होगा, तो यहाँ ज़ीरो बनने के चांस है। तो अल्टीमेटली डायग्रामेटिक कंडीशन ये बोल रही है कि फील्ड अगर आपको ज़ीरो मिलेगा तो वो ए के पास ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूट्रल पॉइंट ए और सी के बीच में ही लाई करेगा, और जो है वो छोटे वाले के पास में लाई करता है। आपको पता भी, आपने देखा कि यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने बनाया है, देखो ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बेटा छोटे वाले के पास लाई करता है, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ा सा ये बोलने में मिस्टेक हो गई। तो चलते हैं बच्चों आगे। देखो हमेशा क्या होगा कि फील्ड जो है, ये जो हमने किया ना, ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, जिस वजह से बच्चों हम लोग परेशान हो रहे हैं। आई थिंक मेरे को लगता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो हो जाता है बच्चों कई बार। देखो ये दोनों चार्जेस जो है ना वो पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है कि पॉइंट जो है वो छोटे वाले के पास ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फील्ड को कैंसिल होना है। तो Q1 की वजह से फील्ड मान लो इधर है, तो और Q2 की वजह से फील्ड इधर है, तो छोटे वाले के पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है इसलिए ज़्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, और ये चार्ज अगर उसको कैंसिल करना चाहता तो ये बोलेगा कि पॉइंट मेरे पास में है तो इसलिए मैं बड़ा क्रिएट करूँगा। तो ऐसे करके ये E1 E2 कैंसिल हो जाएंगे। हमने पीछे क्वेश्चन भी किए हैं। सो आपको जीरो फील्ड या न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता है वो स्मॉलर के पास मिलता है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत फास्ट होता। वी गेट न्यूट्रल पॉइंट नियर स्मॉलर चार्ज, नियर स्मॉलर चार्ज। तो अब यहाँ से बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। तो देखो क्या हो रहा था कि जब इधर हमने गलत बात लिख दी थी, रॉन्ग लिख दिया था, तो फिर मैंने जब यहाँ पे डायग्राम में पिक्चर्स बना के चीज़ों को ऑपरेट किया, कि मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि कहाँ किधर होगा, तो फिजिकली मुझे वो सी के पास ज़ीरो फील ही नहीं हो रहा था, मेरे को तो ए के पास बल्कि ज़ीरो फील हो रहा था। तो फिर आई थिंक कि मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें। तो चलो बच्चों, बी एंड सी हैव सेम नेचर, सो वी विल नॉट बी एंड सी हैव, देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, बी और सी का नेचर तो अपोजिट है, सॉरी स्टूडेंट्स, बी एंड सी हैव अपोजिट नेचर, सो वी विल नॉट गेट एनी न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। नाउ ए एंड सी, तो कई बार हमारा माइंड जब सही तरीके से काम नहीं करता है बच्चों, तो इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं। ए एंड सी हैव सेम नेचर, so we will get neutral point. Neutral point means where E net equal to, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। A and C have same nature, so we will get neutral point between ए एंड सी, ए और सी के बीच में मिलेगा हमें, एंड नियर ए, बिकॉज ए हैव स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट हमने इधर समझ लिया। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है, नॉट फॉर एग्ज़ाम, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है। आपको एग्ज़ाम के लिए यही है एग्ज़ाम कॉपी। आपकी एग्ज़ाम कॉपी जो होती है उसमें आपको यही चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाली बातें, यही आपको एग्ज़ाम कॉपी में लिखनी होती है, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझ रहे हैं बच्चों। चल भाई तू एरो नहीं लगा रहा। तो हमें ये आंसर इसका हमने कम्प्लीटली कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमें ये विजुअलाइजेशन एंड हमारा जो कंसेप्चुअल बेस है उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसमें हमें काफ़ी बातें सीखने को मिली। जैसे हमने सीखा कि भाई कौन सा चार्ज बड़ा छोटा होता है तो वो कैसे देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखते हैं, और नंबर ऑफ़ लाइंस
मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में ही बनती है। अगर दो चार्ज के लिए आप लाइंस बना रहे हो, तो अगर मान लो कि एक 5 कूलाम है, एक 10 कूलाम है, तो 5 कूलाम के लिए अगर आप 5 लाइन बना रहे हो तो 10 कूलाम के लिए आप 10 लाइन बनाओगे। तो जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा? दूसरा पॉइंट बच्चों हमने ये समझा कि कभी भी हमें दो अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं उनके बीच में हमें कभी न्यूट्रल पॉइंट या जीरो फील्ड पॉइंट नहीं मिलता। बट सेम नेचर वाले होते हैं तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। और कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जो छोटा वाला है उसके पास में मिलता है, छोटे वाले के पास में मिलता है। और अगर सेम है, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो बिल्कुल मिड में मिल जाएगा। दोनों की पॉइंट चार्जेस की जो लाइन है ना ज्वाइन करने वाली, उसके बिल्कुल बीचों बीच मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो एक एक बात को अपने बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मानते हुए अपने दिमाग में सेट करते जाओ बच्चों। जैसे जैसे एक एक बात दिमाग में सेट होगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारा धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें आ गया है। तो एक एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने दिमाग में सेट करते जाओ, लर्न करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है 2019। तो बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है बट कंसेप्ट तो नहीं बदल सकता। कंसेप्ट तो किसी एग्जाम में नहीं बदल सकता। तो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट स्लाइट लैंग्वेज चेंजेस के साथ, और थोड़ा सा सिचुएशन को बदल देते हैं, डायग्राम बदल देते हैं, बाकी कंसेप्ट उसके पीछे आंसर देने का वही रहता है। तो क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मेटल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मली होती है, चाहे वो वहाँ से इमिट हो रही हो चाहे वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही हो। तो बस एक चीज़ हम आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, कई बार नॉर्मल वर्ड भी यूज कर लेते हैं, टू मेटल और कंडक्टर। अच्छा बच्चों ये जो पॉइंट अप्लाई होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि करंट नहीं होना चाहिए। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे ये कोई मेटल है, अब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो अप्लाई होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सरफेस पे कोई चार्ज है तो ये फ्लो नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अंदर जो चार्ज है अंदर भी नेट फ्लो चार्ज का जीरो होना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं I = Q/T। तो ये Q जो होता है ये किसी एक यूनिक डायरेक्शन के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चार्ज के नेट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो चार्ज का जो नेट फ्लो है वो ना तो अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना सरफेस पे, मतलब चार्ज अल्टीमेटली रेस्ट में होना चाहिए। और अगर मूव, अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहते हैं, तो नेट फ्लो नहीं होना चाहिए। नेट फ्लो का मतलब है कि अगर राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट में भी 10 ही जाने चाहिए ताकि नेट जीरो रहे। तो उस केस में बेटा हमेशा लाइंस जो होगी वो मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनेगी। अब जैसे इन्होंने बोला कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये हमने अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट बना दी। फिर उन्होंने बोला इसके पास में जो है इसकी विसिनिटी में एक माइनस का Q चार्ज रखा हुआ है, दिस इज़ नेगेटिव Q, ये माइनस Q रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको सिर्फ एक ही बात पता है कि सर ये जो लाइंस है ये परपेंडिकुलर रहती है मेटल सरफेस के, तो फिर आपका हमेशा ही सही होगा। तो ये है मेटल प्लेट। एग्जामिनर इसमें क्या चीज़ देख के आपको नंबर देगा वही मैं बता रहा हूँ। तो बेटा ये -Q है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाले फेस पे इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे होंगे, तो इस वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और दूसरे फेस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर आ रहे हैं,
वो ऐसा नहीं कि हमेशा आते ही रहेंगे, जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव होगी, फिर ये फ्लो रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। ये चार्ज इंड्यूस हो गया। अब लाइंस कैसी बनेगी, तो चार्ज इंड्यूस हो गया, आप सोचेंगे सर यहाँ तो चार्ज मूव कर रहा है, तो बेटा थोड़ी देर के लिए मूव करता है जब तक इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, फिर अपने आप इंडक्शन प्रोसेस रुक जाता है, अपने आप यहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो जाता है मेटल सरफेस के अंदर। तो ये जो चार्ज है ये मेटल सरफेस पे एग्जिस्ट करता है जस्ट, और थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। तो थोड़ी देर तो जब तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, नॉट एट सरफेस, ई इनसाइड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, देखो आज दिमाग थोड़ा स्लो काम कर रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड जाएंगे, जब उनको धक्का मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट, इधर जाएंगे अनटिल, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो जाए। अब माइनस क्यू ये प्लस है, तो लाइंस यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाएगी, ये लाइंस मैंने यहाँ बना दी। अब एग्जामिनर क्या देखने वाले हैं आपके आंसर में, वो ये देखने वाले हैं कि लाइंस आपने मेटल सरफेस की परपेंडिकुलर बनाई है या नहीं। अगर आपने ऐसे बना दी, ये लो, तो वो देखिए ये सम एंगल थीटा 90 तो नहीं है, तो वहीं आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो वो यही देखेंगे पहली चीज़ कि ये जो लाइंस आपने बनाई है सरफेस के 90 डिग्री पे बनाई है कि नहीं बनाई है, पहली चीज़ तो वो ये देखेंगे। दूसरी चीज़ देखेंगे, एरो देखेंगे कि भैया प्लस से निकल के माइनस पे जाती है, तो प्लस से निकल रही है माइनस पे आ रही है, ये देखेंगे। इसके अलावा वो कुछ नहीं देखेंगे। यह आपने बना दिया सही से तो मार्क्स कंप्लीट है। अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, और अगर आपसे केवल इसी रीजन में पूछा तो आप इसी रीजन में ही बनाएं। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इसका करेक्ट आंसर तो आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, बट अभी आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसका करेक्ट आंसर आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। लेकिन अभी आपको जितनी बात समझनी है वो मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बेटा ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड का काम ये होता है कि पार्टिकल के पास दो एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल, वो काइनेटिक को पोटेंशियल बनाते हैं और पोटेंशियल को काइनेटिक बनाते हैं। मतलब वो काइनेटिक पोटेंशियल को तो चेंज करते हैं, लेकिन अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम करें तो वो हमेशा वो कांस्टेंट रख के चलते हैं। काइनेटिक कम होती है तो उसको पोटेंशियल में ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और पोटेंशियल कम हो रही होती है तो काइनेटिक बन रही होती है, लेकिन ये टोटल कभी चेंज नहीं होता है। अब क्या है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है। ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएगी
उस केस में होता क्या है, अगर कोई चार्ज को हम यहाँ पे छोड़ दें, कोई चार्ज क्यू है उसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, तो अगर मान लो कि इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमाएं, तो इस पर क्या होगा कि लेट से इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इधर dx, और फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू ई ये हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये धीरे धीरे चलता जाएगा, तो हर छोटे स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, हर छोटे छोटे स्टेप में काम करेगा, और ये काम होगा क्यू ई डी एक्स कॉस ज़ीरो। फोर्स हो गया क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट हो गया डी एक्स कॉस ज़ीरो। अब कंजर्वेटिव फील्ड्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी पार्टिकल को वो क्लोज पाथ पे मूव कराते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस वहीं लेके आते हैं, तो उनका वर्क उस प्रोसेस में जीरो होता है। लेकिन अगर इस डायग्राम में हम देखेंगे तो जैसे मान लो ये पार्टिकल है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाता है टेंजेंशियल टू इधर, और कितना लगाता है क्यू ई, और ये पार्टिकल थोड़ा सा चलता है डी एक्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू ई डी एक्स। फिर अगला डी डब्ल्यू होगा, फिर अगला डी डब्ल्यू होगा, तो हमेशा ही यहाँ पे थीटा 0 डिग्री रहने वाला है। जब पार्टिकल चल के यहाँ से चलते 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 इस रास्ते पे घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, तो यहाँ आएगा तब भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा वर्क पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। तो जब ये सारे वर्क जुड़ेंगे, जब ये इस पूरे पाथ के सारे वर्क जुड़ेंगे, तो फिर टोटल भी पॉजिटिव ही आएगा, उसमें जीरो नहीं आएगा। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज पाथ में जीरो वर्क करते हैं, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वो क्लोज पाथ में ज़ीरो वर्क करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ तो ज़ीरो नहीं कर रहे, तो या तो दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है कि या तो वो कंजर्वेटिव है या फिर वो क्लोज पाथ नहीं बनाते हैं। बट ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, वो क्लोज पाथ में ज़ीरो ही वर्क करता है। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज पाथ बनाएगी तो वर्क ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज पाथ नहीं बना सकती, क्योंकि अगर वो क्लोज पाथ बनाएगी तो उस क्लोज पाथ में किसी चार्ज को मूव कराने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क ज़ीरो नहीं आएगा, जो उनकी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ फील्ड लाइंस, आंसर ये होगा इफ फील्ड लाइंस will form closed loop, then तो फिर क्या होगा, then work done by electric field in moving a charge in that complete loop will not be zero. This invalidate the conservative nature, this invalidate the conservative nature of electric field, so it is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, because इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है।
तो अगर वो कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ में ज़ीरो वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि लाइंस क्लोज पाथ बनाए। इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज पाथ बना लेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधे सीधे तौर पे ये कह रही है कि आप कंजर्वेटिव नहीं हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर वो क्लोज पाथ बना लेती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक नई बात निकाल के देती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। बट ये तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। तो दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप बनाती है। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है ये बात सही है, या लाइंस क्लोज पाथ बनाती है ये सही है। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, बिकॉज क्लोज लूप बना लेने पर वर्क डन ज़ीरो नहीं आएगा। बट ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, क्लोज पाथ में ज़ीरो वर्क करता है। तो फिर ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि लाइंस क्लोज पाथ बनाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाती। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट समझे और इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में अच्छे से समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे 11th क्लास का जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग में चीज़ें जाएगी और मैं आगे जो है वो बेटर एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं, बाकी हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथ वालों को भी शेयर करो, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि डेडिकेशन हमें क्या है कि जब बच्चे देखते हैं, लाइक करते हैं, तो फिर हमें भी मतलब खुशी मिलती है कि अरे बच्चे के लिए वो एक और वीडियो बनाते हैं, आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस